हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। राधे गुड आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। और आपके लिए आज दूसरा लेक्चर है। पहले वाला लेक्चर आप मेरे हिसाब से आप देख चुके होंगे और आप काफ़ी अच्छे लगे होंगे। कंसेप्ट क्लियर धीरे धीरे आपको सब हो जाएगा। फर्स्ट यूनिट हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर तो है इंडियन कंडक्टिविटी 72, जिसका यूनिट हम फर्स्ट नेचर ऑफ कंट्रैक्ट काफ़ी ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन जो पढ़े उतना कंसेप्ट पूरा आपको क्लियर में करा रखा हूँ। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे और मेरे हिसाब से आप शेयर भी किए होंगे, और नहीं किए तो आप ज़रूर कर दीजिएगा। काफ़ी बच्चे ऐसे ऐसे कंसेप्ट बहुत मिसिंग करते हैं और नहीं सीख पाते हैं, उन लोगों का लिए ये फ़ायदा जनक है। तो मैं दूसरे लेक्चर लिए आपके लिए मैं आ गया हूँ। तो मैं आपको इससे पहले कहाँ तक पढ़ाए थे, शायद इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या इसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 जो डिफाइन किए थे, थोड़ा मैं आपको बस बहुत बताया होगा, उससे ज़्यादा नहीं बता पाए थे। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको वो भी पढ़ाऊँगा। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 3 तरह के आता है। मैं कुछ कुछ बातें अभी बता दे रहा हूँ, फिर मैं ऐसे स्टडी मटेरियल के एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो हमारा आज की उम्मीद रहेगा कम से कम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, और उसके बाद में ऑफर जो है, ऑफर्स के टाइप्स, इसेंशियल्स, एलिट ऑफर। तो आज मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूँ इस लेक्चर में, मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ। पढ़ने वाले आज हम इसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन जो डिफाइन कर रखा है और नहीं भी कर रखा है, आपको मैं जब स्टडी मटेरियल पलटाऊंगा ना, वहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा कि इसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन जो डिफाइन कर रखा है, जो नहीं कर रखा है वो भी मतलब वैलिड किस तरह है, वो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ इसमें वीडियो में। दूसरा आपका बात हो गया कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी आता है 3 तरीके से डिफाइन कर रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन है, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस है। तो ये 3 टाइप्स में विभाजन कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट के। उसके बाद में आपको मैं पढ़ाऊंगा ऑफर, और ये इसके बीच में हमने डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के पढ़ चुके हैं, और इसेंशियल जब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर वॉइड अलावा आपको देखने को मिलेगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस क्या है, वो इसमें आपको मिलेगा। उसके बाद में एक और डिफरेंस मिलेगा कि वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट किसको बोलते हैं। ये जब आपको मैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ पर ये वर्ड आपको मिलेगा। और दूसरी बात है कि आपको ऑफर्स में मिलेगा ऑफर इनविटेशन टू ऑफर का डिफरेंस क्या है, ये भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा वहाँ पर। तो मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि जब हम चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे पढ़ने ऐसे मटेरियल के, तो वहाँ पर मैं पढ़ाते चलते रहूँगा, वहाँ पर ये सब बात नहीं बताऊँगी, इसलिए पहले तो और जो हम सब पहले पढ़ते एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। जो कल पढ़े थे ना, आज जब दूसरे दिन अगर पढ़ रहे हैं ना, तो पहले के रिवीजन कर लो फिर आगे पढ़ो। तो मैं रिवीजन करना चाहता हूँ। पहले के काफ़ी ज़्यादा पढ़े नहीं है, क्या क्या पढ़े, तो मैं आपको एक बार रिवीजन कर रहा हूँ। पहले तो आपको क्वालिटी की डिफिनीशन और मीनिंग ऑफ द डिफिनीशन मतलब होता है कि जो लॉ ने परिभाषित कर रखा है। मीनिंग का मतलब होता है क्या, कि आमतौर पर उसको क्या बोला जाता है, ठीक। उसके बाद हम पढ़ते इनेक्टमेंट, कमेंसमेंट क्या होता है। इनेक्टमेंट वही होता है कि जो हमने हमारे तो उसने प्रेसिडेंट ने साइन कर रखा है, सब कुछ कर दिया है, बन भी गया, लेकिन वो लागू नहीं हुआ है, तो उसको इनेक्टमेंट जब लागू हो जाएगा उसको हम कमेंसमेंट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका एप्लीकेबिलिटी मतलब क्या होता है कि होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल मतलब है जो चीज़ सारे में एप्लीकेबल है। उसके बाद में आपको मैं पढ़ाता कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के डिफिनेशन बताया था आपको, जो एन एग्रीमेंट टू इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, सेक्शन 2 डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो कंट्रैक्ट कब होगा, जब हमारा एग्रीमेंट होगा, वहाँ पर वो इन्फोर्सेबल लॉ होगा। एग्रीमेंट में हम क्या पढ़ते हैं कि एग्रीमेंट के डिफिनेशन पहले आपको बता देते हैं कि एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग अ कंसेशन फॉर ईच अदर, मतलब वो एग्रीमेंट जहाँ पर वो क्या बात कर रहा है
कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन होगा तभी तो एग्रीमेंट बन पाएगा। जब एग्रीमेंट बनेगा तो इनफोर्सिबल बाय लॉ जाएगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि एग्रीमेंट होने के लिए आप जो प्रोमिस कर रहे हैं उसके बदले में कुछ मिलेगा तभी आप एग्रीमेंट बोल सकते हो। जैसे आपको एग्जांपल में बताए थे कि लिफ्ट में पार्टनर से जा रहे थे और वहाँ पर एक लड़की बोली कि मेरे को आगे तक छोड़ दो, अगले चौक पर छोड़ दो। तो आपने तो बोला कि हाँ ठीक है छोड़, लेकिन आपके बदले में तो कुछ मिला नहीं ना। तो इसलिए ये बस प्रोमिस ही प्रोमिस रह गई है, कंसिडरेशन इसमें हुआ है नहीं, इसलिए एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इसी तरह आपको एग्रीमेंट में दो तरह का वो बताए थे, एक सोशल डोमेस्टिक होगा, नहीं तो लीगल सॉरी वो कमर्शियल होगा। तो सोशल डोमेस्टिक बुक में तो यही दे रखा है कि सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट आर नॉट इनफोर्सिबल बाय लॉ, बट इस लास्ट में लिखा है जब केस स्टेट के पार्टी डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप। बट आपको मैं ये कह रहा हूँ कि कमर्शियल हो या सोशल, आपको मैं बताया था कमर्शियल या सोशल हो, आपको अगर इंटेंशन है दोनों में तो कॉन्टेक्ट बनेगा, नहीं है तो नहीं बन। इतना बस ध्यान रखिए, क्योंकि केस स्टडी आपको नहीं बोला ये सोशल है, डोमेस्टिक या कमर्शियल, आपको बस इंटेंशन पता होना चाहिए। ये आपको उतना मन में ख्याल रखना ही नहीं है कि कौन सा कमर्शियल को, बस इंटेंशन है तो कॉन्टेक्ट बनेगा। तो आपको इसमें भी एग्जांपल बहुत सारे दिए थे। उसके बाद में जब हम एग्रीमेंट पूरे कर लेते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सिबल जो लॉ होता है वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। उसके बाद में हमने कुछ शायद डिस्कस किए थे कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद में एक और एग्जांपल्स आपको हम बताए थे कि केसेस में होता है। आपको मैं बता रहा हूँ एग्रीमेंट में सोशल कमर्शियल के बाद में अब क्या पढ़ रहे थे हम, शायद नहीं पढ़ते। उसके बाद में सेक्शन 10 हाँ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस पढ़ाए होंगे। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंस बिटवीन आपको पढ़ाए थे। एग्रीमेंट का डिफिनेशन पहले इस वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो लिख लेना है कि नहीं, स्कोप क्या है, नेचर इसका क्या कैसे है, ये आपको हो गया। ये सब आपको, और वही है नेचर का कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट तो चाहिए ना। तो ये तो बात है। और इसका स्कोप क्या है कि बहुत लीगल एंड सोशल होता है एग्रीमेंट में, लेकिन उसमें क्या होता है कि लीगली इन्फोर्सिबल होता है। ठीक है, तो ये आपको इतना डिफरेंस बिटवीन तो थोड़े है, तो आपको मैं बता दिया। अब आते हैं हम पढ़ेंगे आपके इस लेक्चर में सेक्शन 10 के सारे डिफाइन एक एक करके करेंगे, और उसके बाद में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाने वाला हूँ। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या मैं बता दिया और कहाँ तक लेक्चर एंड होने वाला है। तो ऑफर के कोशिश करेंगे, ऑफर के सारे खत्म कर देंगे, तो अगला चैप्टर आने वाले मैं जो सॉरी अगला मतलब जो अगला टॉपिक है मैं रिलेटेड एक्सरसाइज कोर्सेज वगैरह सब कराएंगे। और आगे जो बचेगा इस टॉपिक नेचर कंटेंट में जो अगले 18 लेक्चर में मेरे हिसाब से अगर कवर करा दूंगा, ख़त्म हो जाएगा, और कोर्सेज वगैरह भी करा दूंगा। फिर हम चलेंगे इंडियन कंटेंट 1872 के सेकेंड टॉपिक में। वो टॉपिक क्या है वो मैं थर्ड लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो फिर आप बने रहिए, मैं चलता हूँ ऐसे स्टडी मटेरियल के बुक निकालता हूँ, आप भी निकालिए, और फिर हम पढ़ते हैं साथ में कि क्या क्या मतलब इसमें लिखा गया। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप कॉपी पेन जरूर निकाल के रखिएगा। और क्योंकि मतलब बाद मैं तो वीडियो तो आप बैक कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन ये करना कि एक बार मेरी लेक्चर को देखने का कोशिश करना कि बार बार आपको रिपीट ना करे, और ध्यान से सुनना, और लास्ट तक जरूर वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत डाउट रह जाएगा। तो चलिए फिर आप भी बुक निकालिए, मैं भी निकलता हूँ। प्रॉपर्टीज और पार्टी इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ये टू पार्टीज और ये पार्टी इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन अदर फॉर्मेलिटी ये सब आपको मैं पढ़ा दिए, ठीक है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग ये सब मैं आपको पहले ही बता दिए थे, और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट।
तो हम अब चलते हैं कहाँ पर दोस्तों, आपको बताए थे कि पहले इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट के, उसमें सेक्शन 10 में आते वो भी वैलिड कैसे रहता है और सेक्शन 10 में नहीं है वो किस तरह वैलिड रहता है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। शायद ये आपको उतने सही तरीके से नहीं बताते, तो चलिए मैं बताता हूँ। टू पार्टीज, पहला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एज गिवन बाय सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, जिसमें क्या कहता है आपको सेक्शन 10 का डिस्क्राइब कीजिए कैसे कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड विथ फ्री कंसेप्ट ऑफ द पार्टीज, competency of the parties, lawful consideration with lawful object are not expressly declared to be void। जो सेक्शन 10 में नहीं आते, टू पार्टीज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, मीनिंग पोसिबल, ये किसको क्या कहते हैं, ये मैं सेक्शन 10 में आपको समझाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं टू पार्टीज क्या बोल रहा है कि वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ, पता है आपको कि कभी भी एक व्यक्ति अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पार्टीज, कम से कम आपको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कितने पार्टी चाहिए, दो पार्टी। ये इसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो आपको ये सेक्शन 10 अगर आप समझ गए ना, तो आगे आने वाले जो टॉपिक के होगा वर्डर बहुत सारे आप समझने वाले हो। तो क्या लिखा, वन पार्टी मेकिंग द ऑफर्स एंड अनदर पार्टी एक्सेप्टिंग इट। क्या बोल रहा है कि एक पार्टी क्या करेगा, एक पार्टी ऑफर देगा और दूसरा पार्टी क्या एक्सेप्ट करेगी, ठीक है, ओके। तो अब आइए आपको क्या दिया गया है, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने वाला हूँ। अभी एक बुक निकाल के बैठिएगा, गुजरात वर्स रामालन एंड कंपनी के एक केसेस हुआ था, उसमें क्या हुआ था आपको दिख रहा होगा, फेन ऑन डीजल, मैं पहले हाईलाइटर कर रखा हूँ कि आपको थोड़ा जब वीडियो में करूँगा ना तो वहाँ पर आपको थोड़ा फ्रेश और सही तरीके से दिखेगा, इसलिए मैं आपको पहले हाईलाइटर कर चुका हूँ। व्हेन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप्स द एसेट्स ऑफ द फर्म वे डिवाइड अमंग द पार्टनर, द सेल टैक्स ऑफिसर वांट टू हिज टैक्स हिज ट्रांजेक्शन। क्या हुआ है कि गुजरात वर्ष रामायण कंपनी में क्या बोल रहा है कि एक पार्टनर्स जो एक फर्म डिजल्व हो गया, ठीक है, फर्म जब डिजल्व हुआ ना तो जिस उसमें क्या शेयर्स पड़ा हुआ है, ये दोनों जने आपस में डिवाइड कर रहा, तो वहाँ पर एक सेल टैक्स ऑफिसर पहुँच गया और बोल रहा है उसने कि मुझे टैक्स दो, ठीक है, उसने बोला क्या मुझे टैक्स दो, फिर वो कोर्ट में क्या नहीं दे रहा, तो फिर क्या हुआ कोर्ट में, जब इट वाज नॉट से बोला ये तो कोई सेल नहीं है ना, द पार्टनर्स बीइंग जॉइंट ऑन दोज एसेट्स कैन बी नॉट बी बोथ बायर एंड द सेलर। बोला कि मैं कोई वो बायर और सेलर नहीं हूँ कि जो मैं बेच रहा हूँ तो आपको मैं इसमें टैक्स दूँ, सीधा बोल दिया कि इट वाज नॉट अ सेल, कोई सेल नहीं, ये आपस में एसेट्स क्या कर रहे हैं, बांट रहे, ठीक है, आपको ये इसमें बताया। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट आपको आता है, पार्टी मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक। दूसरी पॉइंट क्या बता रखा है, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑफ द पार्टी। पहले ये सब आप समझ चुके होंगे कि क्या बताना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टी पे इंटेंशन होना चाहिए, और कैसा इंटेंशन, जो लीगली हो। देयर मस्ट इंटेंशन द पार्टी टू क्रिएट लीगल बिटवीन देम, सोशल डोमेस्टिक टाइप एग्रीमेंट आर नॉट, ये आपको मैं बताया था, वहाँ पर सोशल डोमेस्टिक टाइप एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल नहीं होता है, लेकिन ये आप दिमाग मत कीजिए, आपको बार बार बोले थे कि इंटेंशन होना चाहिए, ये जो वर्ड लिखा है ना, ठीक है, आप बुक में लिखा है तो आप ऊपर, लेकिन समझना चाहिए इंटेंशन होना चाहिए। आपको मैं 2-3 केस स्टडी जब बताया था कि वो कमर्शियल होने के बावजूद भी नहीं हो पाया था, सोशल था, वो हो गया था, कैसे, वहाँ पर इंटेंशन उसका था। तो अब एक एग्जांपल इसका समझते हैं, यहाँ पर दे रखा है, आपके बुक में भी दे रखा है, सही से समझिएगा। एग्जांपल क्या लिखा है कि a husband agreed to pay to his wife certain amount as maintenance every month while he was
अवरोध। क्या बोला है कि हस्बैंड वाइफ से प्रॉमिस किया कि मैं आपको हर मंथ कुछ पैसे दूंगा, सर्टेन मान लो 2000 एवरी मंथ, तो जो भी अमाउंट आप मान सकते हैं। तो फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि हस्बैंड फेल टू पे द प्रोमिस अमाउंट। ठीक, हस्बैंड ने क्या कर दिया, पैसे देने से अब मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो क्या अब वाइफ कोर्ट में जाके पैसा रिकवर कर सकते हैं क्या? तो क्या देखिए देखिए क्या लिखा है, वाइफ sue him for the recovery for the amount। क्या कर सकते, बोला है कि हेयर इन द केस वाइफ कुड नॉट रिकवर एज इट। आपको मैं पहले बताया था, इसमें क्या बोला, देखो एक हस्बैंड था, अपने वाइफ को क्या किया, प्रॉमिस किया था कि मैं हर महीने आपको मैं कुछ अमाउंट देने वाला, लेकिन क्या हुआ कुछ दिन के बाद उसने बोला कि नहीं मैं अब नहीं देने वाला हूँ। तो वाइफ गया कोर्ट में, बोला कि जैसा मुझे हर मंथ के प्रॉमिस किया था देने के लिए, लेकिन दे ही नहीं रहा है। तो इसमें सीधा बोला कि आप रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है। तो पार्टी उसके इंक्लूड भी करके पार्टी डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशन। ये केस है बाल्फर वर्सेस, क्योंकि पार्टी के इंटेंशन नहीं था कि पहले वाइफ की इंटेंशन ये थोड़ी था कि अगर नहीं दोगे तो मैं कोर्ट में जाकर आपसे कैसे भी पैसा ले ही लूंगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपको क्या दो बात, एक तो पार्टीज हो गया, दूसरा क्या होगा, पार्टी मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। तो ये आप दो क्या कैसे इस पर दो पार्टी कॉन्टेक्ट करने, दो पार्टी होना ही चाहिए, एक पार्टी ऑफर देगा दूसरा एक्सेप्ट करेगा तो भी कॉन्टेक्ट बनेगा। जिसमें आपको एक एग्जांपल गुजरात वर्ष रामल एस एन कंपनी एग्जाम्पल दिया था, और दूसरा बाल दो केसेस आपको यहाँ पर बता दिए। अब आता है तीसरा, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आता है तीसरा पॉइंट, अदर फॉर्मेलिटी टू कंप्लीट विद इन सर्टेन केसेस। क्या बोला कि कुछ ऐसे फॉर्मेलिटी जो आपके रह चुके हैं, उसके वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है और उसका सीव नहीं हो पा रहा है कुछ वजह से। तो देखिए क्या लिखा है, इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी राइटिंग। एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा है, एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूँ। अब देख सकते एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट वैलिड। क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट वैलिड एक्सेप्ट एज रिटर्न कर। क्या बोला है कि आपका जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो रिटर्न में नहीं है, रिटर्न में करके लाइए। फर्दर इन केस ऑफ सर्टेन कर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द लॉ विच इन फोर्स एट द टाइम इज इसेंशियल फॉर इट टू बी वैलिड। क्या बोला है कि कुछ ऐसे चीज़ें रह जाते हैं जो रिटर्न में ही करना होता है, ओरल से नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ पर आप रिटर्न करके ले, आपका फॉर्मेलिटी पूरा हो गया, फिर आपको क्या हो गया, केसेस बन जाएगा। ठीक, जो सीव करना सीव हो जाएगा। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग किसको बोलते हैं, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पहले आपको बता देते हैं बुक के हिसाब से, द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग और इंडिफिनिट। तो आपको अगर सर्टेन नहीं है सॉरी, एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, वो इनडिफिनिट नहीं होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि ए एग्री टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल, देयर इज नथिंग सर्टेन इन ऑर्डर। इसने ए ने एग्री किया, मतलब क्या वजह, तेल बेचने से। ठीक है, तो जो बी है ना, उसने मतलब कुछ डिफाइन नहीं किया कि कौन से मतलब तेल आपको चाहिए। लिखा तो है ऑन ऑर्डर टू सो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड। आपने बताया नहीं कि फॉर्चून चाहिए कर दो, तेल तो है लेकिन आपने डिफाइन तो नहीं कर दिया ना, इसलिए ये अब क्या हो जाएगा, ये आपका ही गलती रह जाएगा, क्योंकि आपको डिफाइन करना चाहिए। इसलिए क्या बोलते हैं कि सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, कि आपको डिफाइन करना जरूरी है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अगर नहीं करोगे तो आपको आप खुद को भुगतना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, क्या बोल रखा है कि जब आपको कोई चीज़, मैं एग्जांपल में इसमें देख रहा है, इसमें भी दे रखा है कि द
पहले ही पढ़ लेते हैं। द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस एंड एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इट्स कैन नॉट बी इन्फोर्स। क्या बोल रहा है इसमें कि वो आपको जब पता ही है कैप परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है, फिर भी आप बावजूद कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका ही गलती है। इसमें पहली लॉन लिखे पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। जब आपको पता है ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं होगी, पॉसिबल में करो, अगर पता तो मैं ये नहीं हो पाएगा, फिर भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपका ही गलती है। जैसे यहाँ पर ए एग्री टू बी डिस्कवर टीचर बाई मैजिक द एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स टू परफॉर्म। जो उसने अब मान लो बोले ले आओ, मैं पेपर से आपको मैं पैसे बना दूंगा, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और अगर उसने नहीं बना तो क्या आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं? कीजिए, कुछ नहीं होगा, केस नहीं हो पाएगा उसमें, क्योंकि आपको पता था कि नहीं हो पाए, फिर भी कर रहे हैं। अब आइए दोस्तों, आपको इतना बता दिया। मैं एक और बताने वाला था आपको कि जो ये टू पार्टीज जो सेक्शन 10 में नहीं था, पहले मैं आपको वो पढ़ा है, ठीक है। सेक्शन 10 में नहीं है, फिर भी किस तरह वैलिड है वो आपको मैं बताया। अब चलते हैं कि दोस्तों जो सेक्शन 10 में वैलिड है तो किस तरह, उसका भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए ये दोस्तों, मैं ये सब जो सेक्शन 10 एग्रीमेंट हो गया, ये फ्री कंसेंट, ये फ्री कंसेंट एक बड़ा ही चैप्टर है, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी, ये भी चैप्टर आपको आगे मिलेगा पर लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल, ये जो सेक्शन 10 के है ना डिफाइन कर रखा है, ये बुक में भी है। तो मैं आपको करा ही देता हूँ, लेकिन डिटेल में आपको जो इसका टॉपिक बढ़ा है ना, वहाँ पर ज़्यादा डिटेल बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको जैसे बुक में दे रखा है वैसे कर दो। एग्रीमेंट, पहले क्या रहा है एग्रीमेंट, क्या बोला, इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। ओके, एन एग्रीमेंट इट टर्न इज कम्पोज ऑफ 2 एलिमेंट। ऑफर एग्रीमेंट होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, एक जन ऑफर करेगा, दूसरा क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज, वन मेकिंग द ऑफर एंड अदर एक्सेप्ट। कम से कम 2 पार्टी एग्रीमेंट के लिए वो भी हो जाए, एक ऑफर देगा, दूसरा क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी डिफिनिट एंड द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। ऑफर करा है ना और डिफिनिट होना चाहिए, और एक्सेप्टेंस जो करा है कि एब्सोल्यूट और कंडीशनल, अनकंडीशनल नहीं हो जाए, कम से कुछ होना, ठीक है, अनकंडीशनल। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट किसको कहते हैं दोस्तों, फ्री कंसेंट किसको कहते हैं, ये यूनिट नंबर शायद 3 में होगा, तो वहाँ पर आपको मैं ये पढ़ाने वाला हूँ। फ्री कंसेंट, पहले इसका सवाल ये सेक्शन 14 में डिफाइन करता है फ्री कंसेंट होने के लिए क्या होना चाहिए। पहले तो आपको जानना पड़ेगा कंसेंट किसको कहते हैं, कंसेंट किसको कहते हैं। तो पहले तो आपको फ्री कंसेंट, कंसेंट, ये पहले कंसेंट जानने के लिए आपको क्या, 2 पर्सन्स, इतना समझिए कि मैं आपको डिफिनेशन कंसेंट प्लस सेक्शन 30 में डिफाइन करता है। और पहले फ्री कंसेंट किसको कहते हैं मैं ये बता दूं। फ्री कंसेंट उसको कहते हैं कि कंसेंट इज सेड टू फ्री जब भी फ्री होगा नॉट कॉज्ड बाय कोर्सन, अनडिफ्लेंस, फ्रॉड। ये 4-5 बातें ना, कोर्सन, अनडिफ्लेंस, फ्रॉड, मिस और मिस्टेक, ये चीज़ अगर नहीं होगा तो हमारा क्या कंसेंट क्या रहेगा, फ्री। अगर ये सब चीज़ है तो हमारा कंसेंट फ्री नहीं रहेगा। If consent is not free, then no valid contract come into this। अगर कंसेंट फ्री नहीं था तो कंट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड नहीं होगा, ठीक। लॉफुल कंसिडरेशन हो गया, द एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्ट बाय लॉफुल, लॉफुल होना चाहिए, अगर कंसिडरेशन आप करेंगे तो वो लॉफुल होना चाहिए, ठीक। पार्टी आर कॉम्पिटेंट, पार्टीज आर कॉम्पिटेंट, ये क्या लिखा है, ये आपको सेक्शन 11 में डिफाइन करता है, जिसमें क्या कर रहा है कि द पार्टी एग्रीमेंट मस्ट केवल एंट्री इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अगर पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहा है तो क्या क्या नहीं होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए। तो देख लीजिए, नॉट माइनर नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं तो पहली बात तो माइनर नहीं होना चाहिए। दूसरा, साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट डिस्क्वालीफाई फॉर कॉन्ट्रैक्ट इन बाय लॉ, होती डिस्क्वालीफाई पर्सन नहीं होना चाहिए।
जैसे माइनर अब मुझे 18 एज के है ना, ये सेक्शन 11th भी जो यूनिट 3 में है ना, वहाँ पर आपको मैं सही तरह इतना बस पता रखिए कि माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और डिस्क्लेमर पर्सन होना चाहिए। ठीक। लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो लीगल होना चाहिए, इतना आपको पता हो गया। कंसिडरेशन क्या, लॉफुल होना चाहिए। लीगल रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप कर रहे हो वो भी लीगल, आपको इंटेंशन होना चाहिए कि मैं लीगली कर रहा हूँ। अगर फिर आप इंटेंशन नहीं होगा, सोशल डोमेस्टिक बात हटाइए, अगर इंटेंशन नहीं है तो आप ये मतलब कंट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेस डिक्लेयर void, the agreement not expressly declared void, declared void or illegal by law, they will declare in details without term। अब देख सकते हैं आपको क्या लिखा है एग्जाम्पल में, डी एग्री टू सेल सी गारमेंट। ठीक। द टाइप क्वालिटी वैल्यूटीज आर नॉट डिस्कस, कुछ नहीं किए किस टाइप के चाहिए, किसको क्वालिटी चाहिए, को कितने वैल्यू के चाहिए। तो द अग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल अनसर्टेन, जब आप नहीं करोगे कि मुझे ये टाइप के चाहिए, ऐसे क्वालिटी चाहिए और इतने वैल्यू की चाहिए, तो फिर ये क्या होगा, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेस डिक्लेयर void। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको इसेंशियल एलिमेंट्स के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के आपको मैं दोनों पढ़ा दे, जो सेक्शन 10 में डिफाइंड है और जो सेक्शन 10 में डिफाइंड नहीं है। अब आपको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। सेक्शन 10 में डिफाइन है जो अब क्या क्या हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया, फ्री कंसेंट, कम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और लीगल रिलेशनशिप भी रख लीजिए और आर नॉट एक्सप्रेस डिक्लेयर void। और दूसरा हो गया कि जो सेक्शन 10 में डिफाइन नहीं है और फिर भी वैलिड है, तो आपको किस तरह से वैलिड है, जो आपको मैं इधर बताया था कि दो पार्टी होना चाहिए, पार्टी मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप्स, अदर फॉर्मेलिटी टू कंपेल विद इन सर्टेन केसेस या फॉर फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब दोस्तों ये इतना होने के बावजूद आपको मैं ले आता हुआ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको पहले मिलेगा अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी। मैं आपको बताया था ना, पहले बताया अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी है, ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस आएगा, फॉर्मेशन आएगा, फिर परफॉर्मेंस आएगा। ठीक। ओके दोस्तों, तो पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इसमें नहीं रख, लेकिन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आपको पता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड हो वैलिड हो जाएगा। अगर कोई कुछ कर रहे हैं, वो अगर अपने ऊपर करके वैलिड कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, यानी कि एक एग्जांपल ले लीजिएगा ना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैं ए ने बी से प्रोमिस कर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे, मैं 1 किलो शुगर पहुँचा देना, मैं आपको पैसा दूंगा, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड है। ओके। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज आई में डिफाइन किया गया है, an agreement which is enforceable at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of others or others is a voidable contract। इसने क्या बोला है कि voidable contract जब होगा वो एक ही ऑप्शन पर क्या होगा कि एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टी, एक ही पार्टी पर वो रहेगा, टिका रहेगा कि अगर वो चीज वो कर रहा है तो उसको हम वैलिड मानेंगे, अगर वो नहीं कर रहा है तो नहीं मानेंगे। मतलब एक ही के ऊपर हो पाएगा। जैसे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट माइनर से कर रहे हैं, एट द ऑप्शन ऑफ माइनर ओनली, तो फिर नहीं होगा। अब एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर धमकी से वो कर रहे हैं, धमकी से आप बोले कि ये गन दिखा के बोल रहे कि चलिए मेरे अपना ये मोटरसाइकिल 20,000 में दे, तो उस टाइम में उसका कंसेंट फ्री नहीं था ना, आपने ज़बरदस्ती धमका के ले रहे हैं। तो बाद में अगर ये कोर्ट में जाएगा केसेस तो बोलेगा कि सर तो ये तो मैं
ये तो कोई भी कहेगा, अगर वो वैलिड है ही नहीं, कि जो 1-2 लाख के बाइक अब 20,000 में ले रहे, तो किसी न किसी वजह से तो होगा। तो वहाँ पर आपको क्या होगा कि अगर एग्री पार्टी अगर कर रहा है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन कर रहा हूँ, तो ठीक है। नहीं कर रहा है तो फिर ये वॉइडेबल हो जाएगा। वैलिड तो हो जाएगा, फिर वॉइडेबल, क्योंकि एक ही ऑप्शन कर सकते हैं बस। जो आप मतलब गंदे कहते हैं ना, वही वही आदमी बस क्या कर सकता है, वो वॉइडेबल करेगा या वॉइड कर, अगर रिजाइन अथी नहीं वो वैलिड कर देगा तो उसके हाथ में ये तो ऑप्शन ऑफ एग्री पार्टी। बाकी आपको कुछ नहीं कर सकते हैं। वॉइड कंट्रैक्ट देखिए, वॉइड कंट्रैक्ट किसको कहते हैं कि अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीज टू बी इनफोर्सेबल ए लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीज टू बी इनफोर्सेबल। ठीक है। वॉइड कंट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि सीज माने क्या होता है, सीज मतलब अचानक से बोलता है ना, क्या हो गया मतलब रुक जाना, रुकना। एक एक्सीडेंट के तरह माने, मतलब एक्सीडेंट तो नहीं लेकिन उसी तरह का माने। चलिए देखिए, एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ। क्या हुआ कि एल कॉन्ट्रैक्ट विथ अ डांसर टू परफॉर्म इस थिएटर। एल और डब्लू कॉन्ट्रैक्ट किया कि डब्लू क्या बोला था कि मैं तुम्हारे थिएटर में क्या करूँगा, डांस करूँगा। ठीक है। और बस कुछ दिन बाद क्या हुआ, बट लेटर ऑन हर लेग वाज फ्रैक्चर इज एन एक्सीडेंट, द कॉन्ट्रैक्ट इज void। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, उसका लेग फ्रैक्चर, क्या परफॉर्म करने के अलावा रहेगा, नहीं रहेगा ना, ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, द कॉन्ट्रैक्ट इज void। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, void, वहीं पर खत्म हो जाएगा। void मतलब खत्म। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट किसको कहेंगे, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वन व्हिच अदरवाइज वैलिड बट नॉट इनफोर्सेबल। वैलिड है फिर वो वैलिड लेकिन इनफोर्सेबल नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, अनइनफोर्सेबल। कुछ टेक्निकल डिफेक्ट, जैसे एग्जाम्पल एन ओरल एग्रीमेंट वाज डन वेयर इट वाज रिक्वायर्ड। ठीक है, ओरल तुम्हारा तो ठीक है, लेकिन रिटर्न भी आपको लाना पड़ेगा, तभी आपको क्या होगा, इनफोर्सेबल। नहीं तो ये अनइनफोर्सेबल हो जाएगा। ये कंट्रैक्ट क्या हो जाएगा, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना। अब आ रहा है इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट किसको कहते हैं, एन इलीगल एग्रीमेंट हैज नो लीगल इफेक्ट फ्रॉम एवरी। इलीगल का मतलब आप खुद ही समझो कि कोई भी काम आपको पता है कि ये चीज़ करूँगा तो गलत है, फिर भी कर रहे हैं, वो क्या होगा, इलीगल एग्रीमेंट। आप किसी के साथ इलीगल एग्रीमेंट का इलीगल काम है और एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे कुछ भुगतना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये सेक्शन 10 में आगे डिफाइन कर रखा है और सारे डिटेल में दे रखा है। यहाँ पर बस आपको मैं समझा देता हूँ। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर void एग्रीमेंट बट ऑल voids आर नॉट इलीगल। ये सीधे से बात है कि हर इलीगल एग्रीमेंट void हो जाएगा, लेकिन जो void एग्रीमेंट होगा ना, हर वो इलीगल नहीं होगा। ठीक है। तो जैसे सेक्शन 10 में आपको डिफाइन कर रखा है कि अनलॉफुल और इस ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज फॉरबिडन बाय लॉ is of such nature that if permitted would defeat the provision of law is fraudulent और involves। ये जो सारा बात लिखा नहीं, ये आपको 4th यूनिट में मिलेगा या 3 यूनिट में लास्ट में, ये आपको वहाँ पर सारे आपको ये डिटेल पढ़ाने वाला हूँ। बस यहाँ पर आप देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल, सेल ऑफ स्मगलिंग गुड इज इलीगल सो एज एग्रीमेंट टू सेल स्मगल गुड्स एज एन इलीगल एग्रीमेंट। जब आपको पता है ये जो चंदन के वुड होता है, आपको पुष्पा मूवी अगर देख रखो हो ना, वहाँ पर चंदन के वुड को स्मगलिंग करता है, वो चीज़ सारा इलीगल चीज़ है। ठीक। अब डिफरेंस बिटवीन void एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट देखिए। एन इलीगल एग्रीमेंट इज ऑल्सो void, ये तो आपको ऊपर बता दें, बट void एग्रीमेंट इज नॉट इलीगल एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट मे नॉट कंट्री टू द लॉफुल व्हेन एन एग्रीमेंट द टर्म। अब ये नॉट फॉरबिडन में लॉ होता है और इलीगल आर क्या बोलता है, अंडर फॉरबिडन लॉ होता है। ये बड़े कोलेट्रल टू वर्ड होता है, ये नहीं। तो ये तो आपको यहाँ पर दे रखा है, या डिफरेंस बिटवीन आपको समझ गए। तो आता है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन।
ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और आएगा आपको ट्रेसिट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। उसके बाद में ई कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, चलिए पहले एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं। सेक्शन 9 में डिफाइन करता है, द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रोमिसेस इज मेड इन वर्ड द प्रोमिस हैड टू बी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस के मतलब आप खुद ही समझ गए हो कि वो जो चीज़ें कि जो हम बस बोल के कह के मतलब कंटेक्ट भी हो जाते हैं। जैसे कोई चीज़ एक्सप्रेस कर देते ना, ये चीज़ तो आपको भी मालूम हो जाती है, हाँ ये चीज़ तो है, ये तो वहाँ पर होता है। अब इम्प्लाइड क्या होता है, आप इस पहले सॉरी एक्सप्रेस कंटेक्ट अगर रिटन में की जाए, स्पोकन में, दोनों से कर सकते हैं। और इम्प्लाइड मतलब आप लिख के देते हैं या बोल के देते हैं, उसको हम एक्सप्रेस बोलते हैं। इम्प्लाइड होता है कि जो खुद मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ है। जैसे एग्जांपल मैं आपको यहाँ दे रखा है, परचेज ऑफ मूवी टिकट, यहाँ पर लिखा भी होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन प्रपोजल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एनी पर्सन मेड विदाउट वर्ड, बिना बोले हुए भी बन जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे परचेजिंग ऑफ मूवी टिकट, इट इज ऑथोराइज टू वॉच। अब आपने टिकट मूवी के टिकट ले लिए तो आपको सही सी बात है, आपको देखना है ये मूवी की टिकट किस लिए देते हैं, ले जाके प्रैक्टिकल तो नहीं देते, सॉरी। तो ये आपको खुद को समझना होगा। तो अब जैसे बुक में एग्जाम्पल भी दे रखा है कि वहाँ पर एग्जाम्पल क्या दे रखा है दोस्तों, कि कुली की एग्जाम्पल दे रखा होगा। ऐसे स्टोरीमीटर में कुली की एग्जाम्पल भी दे रखा होगा कि आप वहाँ पर गए, स्टेशन पे गए थे, वहाँ बैग रख दिए और आपने कुली को बोला नहीं, ये उठा के आपको ट्रेन के अंदर डाल दिए। फिर वो बोला कि पैसे दो, क्या आप पैसे दो के लायबल रहोगे? बिल्कुल रहोगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर पुलिस सामान उठा लिया और पहुंचा दे तो आपको पैसा देना लायबल आप रहोगे, ठीक है। अब आते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है कि जो खुद से बन जाता है, अपने आप क्या होता है, बन जाता है। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या, आप ये ऐसे स्टेटमेंट थोड़ा लॉन्ग में और उसका डिफिनेशन दे रखा है, लेकिन इसमें थोड़ा शॉर्ट है। देखिए क्या लिखा है, अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। क्या बोला है कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन बन जाता है, कैसे देखिए, वैलिड देयर मस्ट बी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, बट केस ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज नो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ना कोई ऑफर देते हैं ना एक्सेप्टेंस होता है। लॉ create this type of contract, this is based on the equitable principle that a person shall not be allowed to benefit himself unjustly at the expense of another। देखिए एग्जाम्पल देखिए, अब ए डिलीवर some goods by mistake B, देखिए अब गलती से और रहता है सी के सामान, लेकिन गलती से डिलीवर बी के हो जाता है और उसके सॉरी अब पहुंच जाता है किसके, बी के पास मिस्टेक से। तो हेयर द लॉ इम्प्लाइड कर, जैसे अब मैं बता रहा हूँ, आपने गए होटल में खाना खाया, ठीक है, वहाँ पर आपने पर्स छोड़ दिए, ये आएगा आपको 68 में जो गुड से मतलब ये छोड़ दो और उसको वापस जिसका होता है सही आदमी को देना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि मेरा नहीं है, फिर भी आप यूज कर रहे हो तो उसका आपको कॉम्पनसेशन भरना पड़ेगा, ठीक है। ये आप ध्यान जरूर रखिएगा। अब ट्रेसिड कंट्रेस किसको कहते हैं, ट्रेसिड व्हाट ट्रेसिड मीन्स साइलेंट। ट्रेसिड कंट्रेस दोज दैट आर रेफर टू द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज विदाउट एनी स्पोकन, न बोलता है न लिख के, खुद आपको जैसे एग्जांपल देखो एटीएम ऑटोमेटिक ना, वहाँ पर आप रिटेन कर दो, स्पोकन कम्युनिकेशन तो करते नहीं है, तो वो साइलेंट है, वो कॉन्टेक्ट आप सब विड्रॉ पैसा कर रहे हैं तो वहाँ पर आप नहीं बोलते हो एटीएम को, तो वो क्या हुआ, ट्रेसिड कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, देखिए, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज इंटर इनटू बाय 2 और मोर पार्टीज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स सच ईमेल इज ई कॉमर्स, जो इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रिक द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक द्वारा आपको क्या कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, जैसे ईमेल हो गया,
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, साइबर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, माउस के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये सब आप जरूर समझिएगा। कितने टाइप का कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। उन द बेसिक फॉर्मेशन में 4 पढ़ लेना, आपको 5 हो गए टोटल। एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वाजी, ट्रेसिड, ई कॉन्ट्रैक्ट। अब रह जाते हैं हमारा अकॉर्डिंग टू ऑब्लिगेशन। अकॉर्डिंग टू ऑब्लिगेशन देखिए, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं, और यूनिलेटरल किसको कहते हैं, और बायलेटरल किसको कहते हैं। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट उसी को कहते हैं कि एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज वन व्हिच बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव। दोनों पार्टी परफॉर्म करने के लिए क्या होता है, वो अपने अपने एप्लीकेशन में क्या लिखा है, और डिलीवर इज क्लोज टू टेलर टू स्टिच, टेलर स्टिच क्लॉथ एंड एज अ पेड फॉर इट, बोला कि वो स्टिच कर देगा, मैं भी पे कर दूंगा। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट इज वन ऑफ द बोथ पार्टी टू, दोनों परफॉर्म नहीं किया, वो बोलता है कि वो जब दे देगा मैं भी पैसा पे कर दूंगा, इसमें दोनों लग दे पैसा लो और देता है। लेकिन एग्जीक्यूटिव में वो उसने बोलता है कि हाँ वो देगा तो मैं पैसा पे करूंगा, मतलब दोनों जने परफॉर्म नहीं किए होते। यूनिलेटर में एक जने कर देता है और कोई यूनि, मतलब इसी वर्ड से समझ गए। यूनिलेटर कंट्री इज वन व्हिच ओनली वन पार्टी हैज टू फुलफिल एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो एन एग्जीक्यूटिव कंसीडरेशन। दोस्तों ये हो गया आपको बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट जो वन होते हैं आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, ये दोनों जन आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन में ही है। तो यार दोस्तों आपको मैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बता दिए बहुत सही तरीके से। और अब आता है डिस्टिंक्टिव वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल, ठीक है दोस्तों, वॉइड एंड वॉइडेबल। तो आप वॉइड किसको कहते हैं और वॉइडेबल किसको कहते हैं, ये आपको इसमें समझना होगा। वॉइड और वॉइडेबल किसको कहते हैं, ये तो आपको मैं डिफरेंस अब बताने वाला हूँ, डिफिनेशन तो बता दिए थे दोस्तों। तो देखिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, पहले शुरू में डिफिनेशन दोनों को लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद में क्या है कि इसका दूसरा आगे पॉइंट, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज वॉइड ड्यू टू चेंज इन द लॉ और चेंज इन सर्कमस्टेंसेस आर बी द कॉन्ट्रिब्यूशन ऑफ द पार्टीज, ठीक। और इसका कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, इसमें ये दोनों डिफरेंस में क्या मतलब है कि इसने क्या बोला है कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल जब होगा कि वो उसने पार्टी क्या है, फ्री नहीं है। अगर इफ द कंसेंट ऑफ द पार्टी वाज नॉट फ्री तो क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। और उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड जब होगा कि जब चेंज लॉ और चेंज इन द कॉन्टिपुलेशन ऑफ द पार्टीज, अब जब उसको पता है कि ये नहीं हो पाएगा तो वहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म, जब वॉइड हो जाएगा तो पता है कि वो परफॉर्म करने से परफॉर्म करने को लायबल ही नहीं रहेगा, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा। और वॉइड में क्या होता है, इफ द एग्री पार्टी डज नॉट विद द रिजर्व्ड टाइम एक्सरसाइज राइट टू द कॉन्ट्रैक्ट यानी। अब इस तरफ आपको मैं ले चलता हूँ, देखिए दोस्तों, पार्टी कैन सीव द ऑथर क्लेमिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आपको जब पता है कि ये एक ही व्यक्ति बस कर सकते हैं, जो अपने एग्री पार्टी जो होगा ना वही कह सकते हैं कि हाँ इस टाइम में रीजनेबल टाइम लेकिन करना पड़ेगा कि हाँ ये मैं मानूँ या ना मानूँ वो आपके ऊपर। अगर आप वो रिजाइन नहीं कर रहे तो वोट हो जाएगा, अगर रिजाइन कर दे रहे तो वैलिड हो जाएगा, ठीक। बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी राइट टू एनी पार्टी, पार्टी को कंसेंट डज नॉट फ्री द राइट टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट, वही वाला। अगर पार्टी क्या वाला फ्री दो, रिजाइन कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन कर दो, ठीक है। अब एक और डिफरेंस पढ़ लिया, आपको जो मैं डिफरेंस बताया था ना वो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। क्या लिखा है, वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है। वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या है, वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी इलीगल, ये भी आप पढ़ लिए। इलीगल एग्रीमेंट इज ऑलवेज वॉइड,
नॉट फॉरबिड अंडर लॉ, आर फॉरबिड अंडर लॉ, पार्टी आर नॉट लायबल फॉर एनी पनिशमेंट अंडर लॉ। बोर्ड एग्रीमेंट के अंडर क्या होता है कि वो नॉट लायबल फॉर एनी पनिशमेंट, कोई भी मतलब पनिशमेंट से क्या होता है लायबल नहीं होता है। इसमें होता है इलीगल पार्टी टू इलीगल एग्रीमेंट आर लायबल फॉर पनिशमेंट मिलता है उसको। इट इज नॉट नेसेसरी मतलब कोलेट्रल टू वॉइड एग्रीमेंट नहीं नेसेसरी नहीं होता है, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट ऑलवेज ऑलवेज कोलेट्रल एग्रीमेंट टू इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड। ठीक, ये आपको मैं बता दिया कि वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल मतलब आपको मैंने इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी दोनों एज गिवन बाय सेक्शन 10 ऑल्सो नॉट गिवन बाय सेक्शन 10 से दोनों आपको मैं पढ़ा दिए। वॉइड विड्रॉल कॉन्ट्रैक्ट के डिफिनेशन भी बता दिए। उसके बाद वॉइड एग्रीमेंट इलीगल उसको भी बता दिए आपको। और तीसरा बात डिफरेंस क्या रह गया आपको, वॉइड विड्रॉल और वॉइड एग्रीमेंट इलीगल। अच्छा, तीसरा तो आप पढ़ ही लिए एग्रीमेंट और किसमें कंट्रैक्ट। और चौथा आएगा आप ऑफर में पढ़ेंगे आज के डिफरेंस। अब चलते ऑफर पर, नहीं है टाइप्स ऑफ बता दिए। तो ये इतने आपको मैं कवर करा दिया। इस वीडियो में मैं ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ाऊँगा, इसलिए अब ऑफर चलते हैं। कोशिश करूँगा ऑफर ख़त्म करके फिर आपको मैं आज के लेक्चर में विदा दूंगा। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में आपको मैं ख़त्म करा दूंगा ये टॉपिक। चलिए आइए दोस्तों, ऑफर ऑफर किसको कहते हैं। ऑफर के उसका दूसरा नाम है प्रपोजल। ये सेक्शन 2 क्लॉज ए में डिफाइन करता है। क्या लिखा है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर हिज willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent। क्या बोला है कि one person signify to another his willingness, मतलब वो एक पर्सन दूसरे पर्सन क्या समझना पड़ेगा, इच्छा प्रकट जो बोलता है ना वो होना पड़ेगा। टू abstain from doing anything, कोई भी विद व्यू टू ऑब्टेनिंग द assent, उसके सहमत बिना। अगर वो सहमत नहीं है तो फिर वो ऑफर नहीं कहलाएगा। अगर सहमत है तो क्या होगा, इस सेट में अगर प्रपोजल, तभी क्या होगा, इस सेट में ऑफर होगा। ठीक, आप समझ लें ऑफर किसको बोलते हैं। ये आप एग्जाम्पल से भी और बेहतर समझने वाले हो। और इसेंशियल क्या है, पार्टी मस्ट विलिंगनेस, ऑफर पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। ये आपको दो चार बातें आप खुद ऐसे समझ जाओगे। जैसे ये अब ऑफर कैसे होता है और नहीं होता है आपको इसलिए यहाँ पर दे रखा, देखिए फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग मेरे एक्सप्रेशन ऑफ हिज विलिंगनेस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर। देखिए अगर इसने क्या उसको पूछा है कि ए टेल्स बी ए डिजायर में बोला कि 2017 के एंड में हम लोग शादी कर लेंगे। इट डज नॉट, ये तो ऑफर आपका नहीं हुआ क्योंकि बोले कर लेंगे। आपको ये कहना पड़ेगा, ये लिखा हुआ विल यू मैरी मी, ये बोला आपको उससे उसका इच्छा है कि नहीं, आप तो पूछना तो पड़ेगा ना, वो सहमत है कि नहीं, तभी उसको आप ऑफर मानेंगे ना। इसलिए कि ये आप बोलोगे विल मैरी, क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हो, ये आप अगर बोले उसे तभी तो माना जाएगा ये ऑफर है। नहीं तो आप सीधे बोले उसे कि जो 2017 के में क्या कर लेंगे हम लोग शादी कर, तो ये ऑफर नहीं ऐसे होता है। ऑफर होने के लिए आपको उसको इच्छा है कि नहीं वो जानना जरूरी है, वो उसका सहमत यानी सेंट है कि नहीं है, तभी उसको हम ऑफर मानेंगे। किसी चीज़ में ये दो चीज़ आपको जानना होगा, तभी आपको हम उसको ऑफर कह सकते हैं, नहीं तो नहीं कह सकते। ऑफर क्या होना चाहिए, ऑफर क्या नहीं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ये आपको समझ आ ही गया कि ऑफर आप पॉजिटिव, ये भी इसका भी एग्जांपल है, वो एग्जांपल देख लेते हैं। ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी फॉर आर स्टिल लाइक इन डूइंग सो इन द केस ए इज मेकिंग एन ऑफर टू बी ऑन द अदर हैंड एक्स बी कार मेट। देखिए पहले एग्जांपल देखिए, पहले एग्जांपल में क्या बोला है कि ए ऑफर कर रहा है अपने कार बेचने से ले कितने में, 3 लाख में। तो ठीक है, ये उसने बोला कि ठीक है मैं खरीद लूँगा आपके पैसे, इसने दे दिया। ये क्या हो गया, ये मतलब सीधा बोले तो खरीदने वाला बात अलग, ये हो गया है
पॉजिटिव ऑफर। निगेटिव क्या होता है, निगेटिव में क्या होता है कि इसने बोला है कि ए ने बी से मिला और उसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मतलब ठोकर लग गया उसे, उसकी तो उसने क्या बोला कि आप कोर्ट में मत जाइए, मैं आपका स्कूटर क्या कर दूँगा, ठीक कर दे रहा हूँ, मतलब रिपेयर कर देगा हूँ, जो डैमेज होगा मैं दे दूंगा, लेकिन आप कोर्ट, तो इससे भी मतलब आप इसको भी तो कह सकते हैं कि हाँ कि इसलिए आपको ऑफर क्या होता है कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों माना गया है, ये दोनों भी हो सकता है, ठीक है, विद द ब्यूटी ऑफ 10%, ठीक है। अब आता है इसेंशियल ऑफ द वैलिड ऑफर। वो तो इसेंशियल ऑफर था, फॉलोइंग्स आर द इसेंशियल्स इंडिकेटर वैलिड ऑफर। ये जो शॉर्टकट है लाइन क्यूपिंग कह के, ये शॉर्टकट में इसलिए बना रखा हूँ कि जो आपको जो जो इसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर है ना, तो जो आपको ऐसे एक तरह के शॉर्टकट करके स्मार्ट स्टडी करके याद होता है ना, इसलिए मैं आपको लिख दिया। चलो एल है, पहले लीगल कैसे समझे, लीगल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लीगल चाहिए। अगर कुछ भी कर रहे हैं किस, अब मान लो इसमें एग्जांपल में देख लेते हैं क्या कि ऑफर मस्ट बी ऑन गिव राइट टू लीगल, अगर किसी को ऑफर दे रहे हैं तो वो लीगल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एन ऑफर फॉर इनवाइटिंग टू फ्रेंड डिनर इवन नो लीगल, ये कोई इतना समझिए कि सोशल फिर इंटेंशनल बात होता है ना, ये लेकिन वो लीगल होना चाहिए तभी आप वो कर सकते हैं। ये ऑफर बन जाएगा वैलिड। ये अब अपने अब दोस्त को इनवाइट किए कि डिनर रात को आना है आपको मेरे घर पर, तो ये आप कोई ऑफर है क्या, नहीं, ये कोई लीगल नहीं है, ठीक है, इसके लिए लीगल कंसिक्वेंस होना चाहिए, नो लीगल कंसिक्वेंस हो गया। ऑब्वियस इंटेंशन, इंटेंशन होना चाहिए कि मैं क्या करूँ, इस ये इंटेंशन इसका है कि नहीं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। डिफिनिट होना चाहिए, अनबेगियस, मतलब ये भी कंप्लीट आपको होना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जांपल से भी बेहतर से यहाँ पर लिखा हुआ था, टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी डिफिनिट एंड नॉट वेग और लूज। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल से अब ज़्यादा बेहतर समझने वाले हो, ए ऑफर टू सेल सोम 10 kg घी टू बी, ठीक, बट नथिंग मेंशन अबाउट द ब्रांड ऑफ घी, कोई मेंशन ही नहीं किया था कि कौन से ब्रांड के घी है। Therefore offer is vague, but when circumstances suggested that vague there could be a certain offer is valid. Therefore ये ऑफर, देखो आपको पता है कि कोई सामान ले रहे हैं, आप बताए नहीं दे कि मतलब कौन सा ब्रांड, कैसे बोला कि घी दीजिए 10 किलो से ऑफर उसको किया, लेकिन कौन सा ब्रांड तो बताया नहीं ना। ए वॉज डीलिंग इज ओनली वन ब्रांड ऑफ घी देन कॉन्स्टिट्यूट अ वैल्यू ऑफ, अगर आप बता दें कि हाँ इस ब्रांड के मुझे चाहिए, तो आपका ऑफर क्या होता है, वैल्यू हो जाता है। ये आप 3 बातें आप समझ गए। उसके बाद में आता है दोस्तों कम्युनिकेशन, ठीक है। लालमन शुक्ला वर्ष कम्युनिकेट टू द ऑफरिंग, मतलब वो जो ऊपर आपको लालमन शुक्ला वर्ष कोरिडस का केस है। लालमन शुक्ला वर्ष कोरिडस के केस में क्या होता है कि गौरीदस जो गौरीदस क्या होता है, सेंट इज सर्वेंट लालमन, लालमन को क्या बोलते हैं कि उसका जो गौरीदस है ना उसका नेफू खो जाता है, ठीक है, तो उसने क्या बोलता है कि ही देन अनाउंस, जिस टाइम में पहले मैं आपको रीडिंग करता हूँ फिर मैं समझ, दे अनाउंस दैट एनीबॉडी टू ट्रेस हिज नेफ्यू वुड बी एंटाइटल्ड टू अ सर्टेन रिवार्ड। लालमन ट्रेस द बॉडी इन इग्नोरेंस ऑफ हिज दिनर्स में सब्सिक्वेंटली व्हेन ही केम टू नो द रिवार्ड। क्या होता है कि जो गौरीदत्त होता है ना, वो जो लालमन क्या बोलता है कि मेरा नेफू हो गया है, जब अनाउंस करता है ना कि मेरा जो भी मेरा नेफू लगेगा उसको मैं अवार्ड देने वाला हूँ, तो उस टाइम में लालमन नहीं होते हैं। जब वो बिना कहे हुए मतलब लालमन अपने उसके सर्वेंट के सॉरी लालमन जो है ना उनके भतीजे के अपने मालिक के भतीजे की खोज के लाता है,
फिर बाद में पड़ोस से पता चलता है कि सर आपने वो अवार्ड नहीं लिए, तो उसने कहता है कि नहीं, बोला कि उसने तो अवार्ड को अनाउंस किया तो जाकर आप लीजिए। तो जब जाता है मैम तो बोलते हैं कि नहीं, ये आपको लिए ऑफर नहीं था, ये जिस टाइम में जब मैं ऑफर के अनाउंस किया था ना तो आप नहीं थे, ठीक। तो ये फिर ये अवार्ड नहीं ले सकते लाभ में। ये किस केस में वो लिखा है, he was not entitled to the, he did not know the offer, ठीक है। आप बहुत अच्छी तरह समझ गए। नॉन कंप्लेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। एग्जाम्पल से बहुत आप बेहतर समझ रहे हैं। ऑफर शुड नॉट कंटेन टर्म दैट नॉन कंप्लेंस ऑफ विम टेंट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। Thus, one cannot say that if acceptance is not communicated by a certain time, the free would be considered as accepted. अब एग्जाम्पल से अब तो बहुत सही है। ए प्रपोज बी टू परचेज इन डिवाइड में कितने 5,000 एंड इफ नो रिप्लाई बाय हिम इन अ वीक, क्या बोला है कि आपको उसने बोला कि आप क्या परचेज करो, ठीक है 5,000 को, लेकिन आपको रिप्लाई देना पड़े कितने, 1 हफ्ते के भीतर। 1 हफ्ते के भीतर नहीं तो यह माना जाएगा कि आप वुड नॉलेज इनटू कंट्री, ये कंट्री के अंदर नहीं है, ये माना जाएगा कि आपने एक्सेप्ट कर चुके हैं, ठीक है। और 1 हफ्ते हो गए अब नहीं दे तो आपको माना जाएगा ना ये एक्सेप्ट। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस, अब इसमें क्या वाला है कि मेरे स्टेटमेंट प्राइस इज नॉट कंसिडर बट इन्विटेशन टू, प्राइस मतलब वो ऑफर और नहीं करता है, डिफाइन नहीं करता है। तो वाला स्टेटमेंट प्राइस क्या है कि नॉट एन ऑफर, ओके। सॉरी। और ये लास्ट आपको, लास्ट नहीं मान लो, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेरे स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। इसमें क्या हुआ था, एक आपको केस दिख रहा होगा हार्वी बस बेसिस में, क्या हुआ था कि जो प्लानिटेरियस था ना, वो थ्रू अ टेलीग्राम आस्क द डिफेंड, 2 क्वेश्चन उसके टेलीग्राम से पूछता है कि क्या विल सेल अ बम्पर हॉल पेन, और दूसरा क्या सोचता है कि टेलीग्राम लोएस्ट कैश प्राइस, ये किसी द्वारा टेलीग्राम द्वारा पूछते उसे किससे, डिफेंड से। द डिफेंड रिप्लाई थ्रू द टेलीग्राम एट द लोएस्ट प्राइस, और बम्पर कितने 900। उसने बोलता है कि हाँ कि मैं तो खरीदूंगा, लेकिन फिर जब बाग बोलता है कि मैं खरीद, लेकिन प्लांटर क्या होता है कि वी एग्री टू बाय बल्ब पर नहीं हो जाता है। फिर डिफेंडर क्या होता है, डिफेंडर बेचने से क्या होता है, रिफ्यूज कर देता है। तो क्या वो सीव करेगा, हाँ वो सीव करेगा। द प्लांटर सीव द डिफेंडर कंटेन दे हैड मेड ऑफर टू सेल द प्रॉपर्टी एंड दे आर बाउंड बाय द ऑफर। आपने कहा, आपने खुद पूछा, ये 2 चीज, और ये एक दूसरा एक कोई लिख रखा है केसेस की, मतलब ये नहीं कर सकते, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा, ये ऑफर है और आप वो क्लेम करेगा। द ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, और एक स्पेसिफिक जनरल भी ऑफर होते हैं। ऑफर में भी एक्सप्रेस इम्प्लाइड, ये तो आपको पता खुद हो, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड की जब बात आ गई तो आप समझिए जो बातें एक्सप्रेस करके स्पोकन हो या रिटन में, इम्प्लाइड हो कि जो आपको खुद समझना पड़ेगा कि तो ये होगा ही, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं आपको लास्ट बच रहा है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। इसके बाद इनविटेशन टू ऑफर भी है सर, इनविटेशन टू ऑफर है, ये आपको मैं खत्म कराऊंगा, कल पढ़ेंगे, फिर आगे देखते हैं पेज में। जनरल ऑफर, ओ ऑफर इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट इट। वो ऑफर कि जो कोई भी, ये पब्लिक में होता है, कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे कार्लिवस कार्बोल स्मॉल कंपनी केसेस बना है कि सेक्शन क्या बोलता है कि एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशन ऑफ द ऑफर कैन बी कंसीडर्ड टू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर अंटिल द जनरल ऑफर इज रिट्रैक्टेड और विथड्रॉन, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन एट टाइम इट कंटिन्यू ऑफर, ठीक है। अब कार्लिवस कार्बोली के स्मॉल कंपनी के बाद समझते हैं क्या होता है। कार्बोली स्मॉल कंपनी एडवर्टाइज इन सेवरल न्यूज़पेपर, ठीक है,
डेट रिवार्ड कितना, इतना वुड बी गिवन टू एनी पर्सन हु कॉन्ट्रैक्ट इन्फ्लुएंजा। वो बोलता है कि अगर कोई भी इन्फ्लुएंजा के एडवर्टाइज करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करे, तो उसको क्या मिलेगा, इतने के पाउंड को पैसे मिलते। तो क्या होता है कि जब वो करता है ना तो खुद को ही हो जाता है, वो ऑलरेडी मिस्टेक खाली होता है ना, उसी को हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है। हेल्थ इसी को रिकवर द अमाउंट बाई स्मोकेबल एसिड, वो फिर क्या होगा, रिकवर कर सकता है, क्योंकि उसने बता दी है कि मैं आपको एडवर्टाइज कर रहा हूँ इन्फ्लुएंजा की। अब लालमन शुक्ला वर्ष गौरी दत्त के बात तो आ गया, और जनरल ऑफर में भी पीछे पड़ा था नेफी वाला। और उसके बाद में स्पेसिफिक ऑफर क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक ऑफर की यूज करता है कि व्हेन द ऑफर इज मेड टू स्पेसिफिक और एन सर्टेन पर्सन, कि उसी व्यक्ति को जो स्पेसिफिक देते हैं, यानी दूसरे के नहीं, उसी के लिए बोलते हैं बस, मैं दूसरे के लिए नहीं बोलता, मैं दूसरे के लिए, मैं तुमको लिए बस दे रहा हूँ। नॉन स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली विद दैट स्पेसिफिक पर्सन टू द ऑफर हैज बीन मेड। ठीक है, लिखा है ऑन फॉर सर्टेन क्वेश्चन। अब आगे स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर, एन ऑफर व्हिच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर। देख लीजिए, टेंडर दैट इनवाइटेड फॉर सप्लाई गुड्स इज काइंड ऑफ स्टैंडिंग। अब आपको लगा स्टैंडिंग, जहाँ पर मतलब खड़े होकर ये कर रहे, ये सवाल नहीं समझिएगा। जहाँ पर सिर्फ बोला कि टेंडर्स है ना जो इन्वाइट किया सप्लाई गुड्स की काइंड ऑफ स्टैंडिंग। बहुत जैसे काउंटर ऑफर क्या होता है कि आप जो कह रहे थे कि मैं इसी को, दोनों एक ही पर टक्कर देता है। काउंटर पे मीन्स ऑफर, हेलो, हाँ, काउंटर ऑफर्स मीन्स ऑफर वेयर ऑफर मेड वेरिएशन टू ओरिजिनल ऑफर वेयर व्हाइल एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर अमाउंट टू रिजेक्शन द ओरिजिनल ऑफर, जो ओरिजिनल उसको क्या होता है, रिजेक्शन करते हैं। अगर मतलब कोई चीज़ कह रहा है कि है इतना में मैं बेचना चाहता था, वो बोले कि मैं इतना में खरीदता, जो एक ही मतलब चीज़ के लिए क्या होता है कि जिसको बोलते हैं, जो मैं कहता हूँ, सॉरी, मैं क्रॉस ऑफर आपको कह दिया, सॉरी, वेन टू पार्टी, जो क्रॉस ऑफर उसको बोलते कि जो मैं कह रहा था ना इतने में बेचूंगा सेम टाइम और उसी समय पर बेचना उतना ही में चाहता, लेकिन वो बगल वाले पार्टी पे उतना ही में कह रहे, जो क्रॉस ऑफर होता है। और सॉरी, दो दो काउंटर ऑफर अगर इसलिए, और काउंटर ऑफर वो है कि जो पहले वाला ओरिजिनल ऑफर जो मैं बता वो रिजेक्शन करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर ऑफर बोलते हैं। ठीक, अब आइए दोस्तों, इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर क्या बोलता है, आपने देख रखा होगा, बड़े बड़े मॉल में गए होंगे या रास्ते पे बड़े बड़े दुकानें में लगे होते हैं, प्राइस लगा देते हैं कि इतना, जिसके पर अन ऑफर इंटेंशन टू निगेट ऑफर इनविटेशन, इनविटेशन टू ऑफर कि अपने विलिंगनेस बताता है दूसरों को विलिंगनेस के लिए। अब आपको एग्जांपल से मैं समझाने वाला हूँ। क्या होता है कि जैसे आप मन में जाते लिखा होता है कि बाई टू गेट वन फ्री लिखा, तो आपको एक कह रहा है, आप ये मत समझिए कि वो ऑफर है, ऑफर नहीं दे रहा है, वो इनविटेशन टू ऑफर, पहले आपको इनवाइट कर रहा है। यहाँ लिखा होता है बाई फॉर रेंट 2 BHK, तो आपको मैं वो नंबर भी लिख देता है, तो आपको इनवाइट कर रही है, इनवाइट इनविटेशन टू ऑफर हुआ, ऑफर सीधा नहीं हुआ, ये आप बस समझ लीजिए। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ रिवोकेशन, भाई ऑफर कब कब ऑफर रिवोक होगा, आप देखिए, when the offer is revoked by the offer is communicated to the offeree। ठीक, when the offer, ये आपका एक केस स्टडी मतलब आपको देख पढ़ाने वाला हूँ, वो बाद में जब ये लेक्चर खत्म होगा वहाँ पर आप सही समझिएगा। ये मतलब 7-8 पॉइंट है ना, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। when the offer is not accepted, अगर ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे प्रिस्क्राइब टाइम में, नो टाइम प्रिस्क्राइब दो तो रीजनेबल टाइम पर। ठीक है, ऑफर इज रिवोक्ड बाय द ऑफरर, ऑफर मतलब ऑफर रिवोक कर रहा है कि ऑफर कम्युनिकेट द्वारा,
Not fulfillment of condition present to acceptance when the offeree die become means acceptance become the knowledge of the offeree. ओके सही बात है। तो ओवर ये जो आपको छोटे मोटे पॉइंट, इसका केस स्टडी भी बहुत टाइम तक द ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द डेथ और स्टेट हो रहा है, एक कंड क्या जाएगा वैलिड होगा। इसी तरह आपको लॉस द ऑफर इट द कम्स इन द वर्ड। तो ये दोस्तों आपको मैं ऑफर यहाँ तक आपको ख़त्म कर दिया सारे। अगला पढ़ने वाले हम एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस का अगले लेक्चर में कल आपको लेक्चर डाल दूंगा। तो आप यहाँ तक अब देखिए आपको सही लगा होगा, और सही लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए मैं आपको रखना चाहता हूँ, और ये ज़रूर आपको ध्यान से पढ़ें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए टाटा बाय बाय। आप फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पर आपको ऐसे टर्म्स पढ़ाया जाएगा। वहाँ पर मैं कोशिश करूँ कि ख़त्म करा दूँ, फिर क्वेश्चंस बच जाएगा क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, ओके, गुड बाय।